चलो नेक्स्ट आगे के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के केसेस पे जाते हैं। नेक्स्ट केस आता है हमारा केस नंबर 21 मिसा वर्सेस क्यूरे। सो ये केस में इतना कुछ है नहीं, जस्ट एक सिंपल से डेफिनेशन बताई गई है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन। जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न विच इज ऑल्सो नोन एज अ क्विड प्रो क्यू, बराबर, ये बोला जाता है उसको। अब क्वेश्चन आता है कि कंसिडरेशन का एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है। सो कोर्ट ने इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया है जिसके अंदर बोला था कि वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party or forbearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by other। मतलब अगर इसको मैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोलूँ तो इसका मतलब ये होता है कि कंसिडरेशन का मतलब एक के लिए गेन तो दूसरे के लिए लॉस, एक के लिए बेनिफिट तो दूसरे के लिए हार्म। अगर जैसे सपोज मैं कोई प्रोडक्ट आपको बेच रहा हूँ, बराबर, तो आपके लिए पैसा गया, वो तुम्हारे लिए हार्म हो गया, और मेरे लिए वो गेन हो गया। बट इन अ सेम वे मेरे से गुड्स गया तो वो मेरा हार्म हुआ, और आपको गुड्स मिला तो आपके लिए बेनिफिट हुआ। तो इसमें दोनों पार्टी के लिए एक गेन है और एक लॉस है, ठीक है। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कंसिडरेशन, ठीक है, जो इस पर्टिकुलर केस में डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 22 दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव। केस देखते हैं। सो डिफेंडेंट प्रॉमिस टू पे प्लेंटिफ अ सर्टेन कमीशन ऑन आर्टिकल्स वुड बी सोल्ड थ्रू देयर एजेंसी इन द मार्केट। मार्केट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई पी, दैट इज प्लेंटिफ, एट द डिजायर ऑफ द कलेक्टर एंड नॉट एट द डिजायर ऑफ द डिफेंडेंट। तो जो मार्केट प्लेंटिफ ने क्रिएट किया था वो कलेक्टर की परमिशन से, उसके कंसर्न से, उसके थ्रू किया गया था, नॉट एट द डिजायर ऑफ द डिफेंडेंट। तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में क्या होगा। सो कंक्लूजन आया था, कोर्ट स्टेटेड दैट डिफेंडेंट वाज नॉट बाउंड टू पे एज इट वाज विदाउट द कंसिडरेशन एंड हेंस वॉइड। बिकॉज जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है, जो भले कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो है बट एट द डिजायर ऑफ द कलेक्टर हुआ है, नॉट एट द डिजायर ऑफ द डिफेंडेंट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज केस नंबर 23 चिन्नैया वर्सेस रमैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, और केस को ध्यान से समझो कि है क्या, ठीक है। एन ओल्ड लेडी गिफ्टेड एन एस्टेट टू हर डॉटर। ओल्ड लेडी ने क्या किया, अपनी एक प्रॉपर्टी अपनी डॉटर को दी, ठीक है, टू हर डॉटर द डिफेंडेंट, ठीक है। जो डिफेंडेंट है मतलब वो रमैया है, विद द डायरेक्शन कंडीशन दैट डॉटर शुड पे एन एनुअल पेमेंट ऑफ 653 रुपीज टू एज ब्रदर द प्लेंटिफ, ठीक है। अब जब गिफ्ट दिया ना तो उसने क्या बोला ए ने कि जो ए का भाई है उसको पेमेंट करना है। कौन पे करेगा, डॉटर, मतलब मामा को पेमेंट करना है। कितना, 653 रुपीज एनुअल पेमेंट, ठीक है। ऑन द सेम डे द डिफेंडेंट डॉटर मेड अ प्रॉमिस विज़ एन एग्रीमेंट with her uncle that she would pay the annuity as directed by her mother, the old lady। तो उन्होंने बोला ठीक है, मम्मी अगर प्रॉपर्टी दे रही है तो मैं मामा के लिए इतना कंसिडरेशन देने को तैयार है, और दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, दैट डॉटर एंड विथ दैट अंकल, ओके। लेटर द डिफेंडेंट रिफ्यूज टू पे ऑन द ग्राउंड दैट हर अंकल, दैट इज द प्लेंटिफ, हैज नॉट गिवन एनी कंसिडरेशन, ठीक है। अब जो वो डॉटर है ना, वो क्या बोलती है जब पेमेंट करने का टाइम आया ना, कि देखो कंसिडरेशन पार्टी से मूव होता है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज है, ठीक है, उससे मूव होगा। मेरे साइड से अगर 653 रुपीज़ मूव करता है, ठीक है, ये डॉटर बोल रही है, ध्यान से सुनो क्या बोल रही है वो बोल रही है कि अगर मेरे साइड से 653 रुपीज़ मूव होता है तो मामा के साइड से क्या मूव हुआ, मामा से मुझे क्या गेन मिला, कुछ भी नहीं। तो जब वो पार्टी अपना कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है जो वो मुझे पे करने वाला है, वाई शुड आई पे। मुझे तो ऑब्वियसली देखो, पार्टी में सामने सामने कुछ ना कुछ आना चाहिए और जाना चाहिए। यहाँ पे चिन्नैया से कुछ नहीं आ रहा है, खाली रमैया से जा रहा है, ठीक है। सो शी कंटेंटेड दैट हर अंकल वॉज अ स्ट्रेंजर टू दिस कंसिडरेशन एंड हेंस ही कैन नॉट क्लेम मनी एज अ मैटर ऑफ राइट। तो फिर उसको कोई लीगल पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा रमैया ने बोल दिया। कि अगर हाँ मम्मी को देना होता मैं मम्मी को दे देती, बिकॉज मम्मी से मुझे प्रॉपर्टी मिला तो मैं उनको पे करती हूँ। प्रॉपर्टी आया, सामने कंसिडरेशन दिया, मामा से क्या आया, कुछ भी नहीं, तो कंसिडरेशन क्यों दूँ मैं, बराबर, ऐसा उसने क्लेम कर दिया।
अब फाइनली इसका जजमेंट आया, सो मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसा बोल दिया कि जब भी कंसिडरेशन की बात आती है तो कंसिडरेशन कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी से मूव होता है, लेकिन अगर कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी से मूव नहीं होता है तो वो कोई थर्ड पार्टी से भी मूव हो सकता है। सो यहाँ पे थर्ड पार्टी मतलब चिन्नैया की सिस्टर, अंकल, उससे मूव हुआ ना ऑन बिहाफ ऑफ चिन्नैया तो चलेगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रमैया को 653 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इसके लिए देखो सेकेंड लास्ट लाइन में वही लिखा है, हेल्ड द ब्रदर अंकल वॉज एंटाइटल टू डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ द एनुअल सम ऑफ मनी। वो उसका लीगल राइट है और उसको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं केस 24, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। Promisee created certain liability on the promise of the person to contribute charity. It is a valid contract. अब charity के केस में क्या होता है, सो वो देखते हैं हम लोग। So court stated that such contract is valid in nature. तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकलता है, वो याद रखना चैरिटी में, कि अगर सपोज चैरिटी अगर आप किसी को करने वाले हो, आपने उसको ऐसा बोल दिया कि आई विल पे यू 1 लाख रुपीज़ एज अ चैरिटी, और अगर वो पर्सन ने ये सोच के कि 1 लाख रुपीज़ आने वाला है, वो सोच के उसने कोई एक्सपेंसेस किया है बाय थिंकिंग दैट कि 1 लाख रुपया तो आएगा, तो फिलहाल उधारी में शॉपिंग कर लेते हैं। समझो जैसे मैंने कोई ऑर्फनेज को बोला आई विल पे यू 1 लाख रुपीज़, ठीक है, तो वो ऑर्फनेज ने क्या सोचा कि 1 लाख तो चलो आने वाला है। अब इस सर्कमस्टांसिस में उन्होंने ना कोई 30-40 हज़ार का बेसिक नेसेसिटी का खर्चा कर दिया। कल उठ के अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ ना आई एम नॉट गोइंग टू पे यू, अगर उन्होंने मेरे स्टेटमेंट के बाद अगर उसके ऊपर रिएक्ट किया है, एक्ट किया है, कोई एक्सपेंसेस किया है, देन आई एम लायबल टू पे, बट अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है देन आई एम नॉट लायबल टू पे। ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 25, मोरी बेबी वर्सेस धर्मोदास घोष। सो अ माइनर एग्जीक्यूटेड एन एग्रीमेंट फॉर ₹20,000, एक बच्चे ने एग्रीमेंट बनाया एंड रिसीव्ड 8,000 एज अर्नेस्ट मनी फ्रॉम द मॉर्गेज। ठीक है, 20,000 का एग्रीमेंट बनाया और 8,000 रुपया रिसीव किया। ही सूड फॉर द सेटिंग असाइड द मॉर्गेज। द मॉर्गेज ही वांटेड टू रिफंड 8,000 which he already paid. It was said that the agreement by the minor is absolutely void and therefore the question of refunding money didn't arise at all. कि जब कोई माइनर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप करता है, माइनर कोई मॉर्गेज क्रिएट करता है, तो वो गया समझो, वो कभी कुछ नहीं होएगा, ना पैसा आएगा, ना आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला है। सो इट वॉज हेल्ड दैट द एग्रीमेंट बाय माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड एंड देयरफॉर द क्वेश्चन ऑफ रिफंडिंग मनी डिडंट अराइज एट ऑल। कुछ नहीं हो सकता है, पैसा तुम्हारा समझो डूब गया, कुछ नहीं हो सकता इसका। ठीक है, तो माइनर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करोगे मेक श्योर दैट आपको कोई राइट्स उस पर एक्सरसाइज करने नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं केस 26, सेन दास वर्सेस रामचंद। सो कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बाय एन एडल्ट एंड माइनर जॉइंटली। अच्छा, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, दो लोग ने मिलकर बनाया, एक एडल्ट है और एक माइनर है। इन दिस केस माइनर इज लायबल टू परफॉर्म। क्या माइनर को परफॉर्म करने की जरूरत है बिकॉज उसके साथ एडल्ट है? तो उसका कंक्लूजन फाइनली कोर्ट ने सुनाया था कि कोर्ट स्टेटेड दैट माइनर इज लायबल टू परफॉर्म एंड ओनली एन एडल्ट इज, माइनर इज नॉट लायबल टू परफॉर्म एंड ओनली एडल्ट इज लायबल टू परफॉर्म। यहाँ पे माइनर इज नॉट लायबल है, ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या है इधर? माइनर इज नॉट लायबल टू परफॉर्म, ये चीज़ याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं केस 27, कृपाराम वर्सेस S.A. खान। So, a youth of 18 years of age, spent thrift and drunkard, borrowed ₹90,000 on a bond bearing compound interest of 2% per month. It is valid in nature. देखो कैसा कैसा कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं लोग। So, court stated that the transaction is unconscionable and rate of interest charge being so exorbitant. ठीक है कि भाई जब कॉन्ट्रैक्ट बना था वो अपने सेंस में नहीं था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं केस 28, Ward versus Hobbs. So H sold to W some pigs which were to his knowledge suffering from fever. अब जो हॉब्स है ना, उसने वॉर्ड को कुछ पिग्स बेच दिए। अब जब बेचे थे ना तो उसको पता था कि उसको फीवर है। The pigs were sold with all the faults and H didn't disclose the fact of fever to W.
तो एच ने क्या किया, जब उसको बेचा ना तो डब्ल्यू को ये नहीं बताया, वॉर्ड को ये नहीं बताया कि ये डिफेक्ट वाले है, ये बीमार है, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में क्या केस हो सकता है क्या? अभी इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ सेल ऑफ गुड्स भी थोड़ा कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग सेल ऑफ गुड्स के जब केसेस करेंगे ना उसमें मैं ये बताऊंगा वापस एक बार। फॉर अ टाइम बिंग आप इतना याद रखो, कोर्ट स्टेटेड दैट इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ फ्रॉड, बिकॉज जब कोई भी आप गुड्स खरीदते हो इट इज़ योर ड्यूटी टू इंस्पेक्ट द गुड्स, बिकॉज हर बार आप सेलर के ऊपर बिल नहीं फाड़ सकते, हर बार सेलर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी पास ऑन नहीं हो सकती है, बराबर। तो इस सर्कमस्टांसिस में भी सेम कोर्ट ने बोला कि ये कोई फ्रॉड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 29, हाजी अहमद वर्सेस अब्दुल गसी। सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल्स फैक्ट्स इन केस ऑफ मैरिज। अब क्या मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसके अंदर सारी चीज़ें मटेरियल डिस्क्लोज करनी पड़ेगी? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप करोगे ना आपको मटेरियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। गुड्स है तो गुड्स का डिस्क्रिप्शन, नेचर, यूजेज, प्राइस, यूनिट, क्वांटिटी सब बताना पड़ेगा, ठीक है। सेम चीज़ सर्विस के लिए भी बतानी पड़ेगी, मैरिज के लिए बताना पड़ेगा कि मेरी बेटी को इतना ही आता है, मेरे बेटे को ये नहीं आता है, ऐसा सब बताना ज़रूरी है क्या, ठीक है। सो कंक्लूजन देखते हैं। कोर्ट स्टेटेड दैट इट इज़ मैंडेटरी टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, बराबर, कि यस ये बताना ज़रूरी है, कंपलसरी है, ऐसा ही नहीं चलेगा, बराबर। चलो मैरिज है तो क्या हो गया। नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 30, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडी। सो केस देखते हैं, क्रॉसवर्ड पजल विथ प्राइज मनी विल बी ट्रीटेड एज अ वेजरिंग एग्रीमेंट। जैसे होते हैं ना कि आप ये क्रॉसवर्ड सॉल्व करो तो आपको इतना रुपया रिवॉर्ड मिलेगा, इतना रुपया कैश प्राइज मिलेगा, तो क्या ये वेजरिंग नहीं है, ये भी तो काइंड ऑफ बेटिंग हो गया ना, बराबर। तो कोर्ट ने इसके ऊपर जजमेंट दिया था कि कोर्ट स्टेटेड दैट इफ द अमाउंट ऑफ विनिंग इज मोर देन 1000 then it will be treated as a wagering as per Prize Competition Act 1955। अगर 1000 रुपये से ज़्यादा है ना तो ही उसको वेजरिंग माना जाएगा, और तो ही उसको वेजरिंग मान के उसको इलीगल डिक्लेयर कर सकते हो। बट इफ द प्राइस इज लेस देन 1000 रुपीज देन इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज वेजरिंग एग्रीमेंट, ठीक है, बराबर। चलो तो ये 30 केसेस हमने आज डिस्कस किए टोटल, मतलब 21 से लेके 30। नाउ अगेन आई विल कम अप विद वन वीडियो एंड दैट इज़ द फाइनल वीडियो। वहाँ पे सारे केस हम लोग जो बैलेंस केस बचे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो सारे हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो ये एक 4 पार्ट में मैंने आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज आपको कवर करके दिया। ये आप सीए की एग्ज़ाम दे रहे हो, सीएस की एग्ज़ाम दे रहे हो, सीएमए की एग्ज़ाम दे रहे हो, इनफैक्ट आप अगर एलएलबी भी कर रहे हो ना, ठीक है, आप एमएचसीईटी लॉ भी कर रहे हो ना, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये टोटल हमने 3 पार्ट के अंदर 30 केसेस को कंप्लीट किया है, ठीक है। चलो तो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।